Good morning to all of you and welcome once again a channel dedicated to पॉलिटिकल साइंस और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। जी हाँ, क्योंकि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि राज्य कैसे बना या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। उसी संदर्भ में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्राचीन समय से ही भिन्न भिन्न तरह के सिद्धांत प्रचलित रहे हैं और आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम उन सिद्धांतों का प्रारंभिक परिचय प्राप्त करेंगे और पाठ्यक्रम के मांग के अनुसार जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, एक है संविदा सिद्धांत जिसको कि हम सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहते हैं और दूसरा है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। इन दो सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक अलग से वीडियो व्याख्यानों में हम अध्ययन में लेंगे। आज हम आरंभिक रूप से राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी सिद्धांत प्रचलित रहे हैं उनका प्रारंभिक जानकारी करेंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति को विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। उसमें जो सबसे पहला जो सिद्धांत जो कि सबसे प्राचीनतम सिद्धांत के रूप में भी समझा जाता है वो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो है शक्ति सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। चौथा जो सिद्धांत है वो है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। पांचवा जो सिद्धांत है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और उसके बाद अंत में जो सिद्धांत आता है जो तार्किक दृष्टिकोण से अधिक स्वीकार्य है वो है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो इन सब सिद्धांतों का हम एक प्रारंभिक जानकारी आज के इस वीडियो व्याख्यान में लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से। जी हाँ, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का बहुत सीधा और सरल तात्पर्य ये है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है और राजा जो है इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः उसकी आज्ञाएं सीधी ईश्वर की आज्ञाओं के समतुल्य हैं। इसीलिए एक राज्य के अंतर्गत प्रजा को किसी भी तरीके से राज्य आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो राज्य आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो ये माना जाएगा कि वो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरह से दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो हमें पूर्व और पश्चिम दोनों में ही देखने को मिलता है। और जहाँ पश्चिम की बात अगर हम करें तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रयोग वहाँ के राजाओं ने अपने तानाशाही प्रवृत्ति के चलते जनता के किसी भी विरोध से बचने के लिए इसका उन्होंने प्रयोग किया और इस तरह से उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया जैसे कि वे स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और ईश्वर ने स्वयं उन्हें ये अधिकारिता दी है कि वो राजतंत्र का संचालन करें। तो इस तरह से उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना एक तरह से सीधा सीधा ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन माना जाएगा। तो अपनी तानाशाह और डिक्टेटरशिप को बचाने के लिए और जनता के किसी भी संभावित विरोध से बचने के लिए दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सहारा पश्चिम में लिया गया। वहीं अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में भी, यानी कि अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी शांति पर्व महाभारत के और आचार्य कौटिल्य के द्वारा भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है शक्ति सिद्धांत। तो शक्ति सिद्धांत
को भी आज हम समझ लेते हैं, प्रारंभिक परिचय इसका भी प्राप्त कर लेते हैं। शक्ति सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि जब समाज का प्रारंभ हुआ और एक शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने से निर्बल व्यक्ति पर अधिकारिता करते हुए उसे अपने अधीन कर लिया, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इस तरह से एक कबीले में सारी की सारी जो सत्ता थी वो एक शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई, और इस तरीके से कबीलों के विस्तार के फलस्वरूप हमें राज्य का विकास और उत्पत्ति होते हुए दिखाई देती है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व उभर कर आता है वो है शक्ति, पावर, यानी कि जिसके हाथ में शक्ति थी, जिसके हाथ में सत्ता थी, वह व्यक्ति राजा के रूप में स्थापित हो जाता है। और इसका प्रमुख आधार था शारीरिक शक्ति, यानी कि जो व्यक्ति अपने कबीले में सबसे अधिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता तो वह सर्वसम्मति से ये मान के चलिए कि एक राजा के रूप में स्थापित हो जाता था। और इस तरह से जब वो अपने कबीले का विस्तार करता तो एक राजा के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में वो स्थापित हो जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शक्ति जो है एक प्रमुख तत्व के रूप में यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करती है, इस तरह की बात कही गई है। तो ये एक शक्ति सिद्धांत का परिचय था। अगला जो सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया जाता है वो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत ये पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक जो ये दो सिद्धांत हैं ये बेसिकली समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रतिपादित किए गए हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये मानकर चलता है कि क्योंकि समाज का निर्माण परिवारों से होता है, परिवारों में जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, जिसके पास सबसे सर्वाधिक अनुभव होता है, तो निश्चित है कि परिवारों में ऐसे वयोवृद्ध और उम्रदराज व्यक्ति की प्रधानता होती है, उसे आदर और सम्मान दिया जाता है, उसके अनुभवों का लाभ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक परिवार के संदर्भ में सबसे वयोवृद्ध जो व्यक्ति होता है, जो खास तौर से पुरुष होता है, उसकी एक सत्ता स्थापित हो जाती है। तो इस तरह से एक कबीले में जो सर्वाधिक अनुभवी व्यक्ति होता है उसकी सत्ता हमें देखने को मिलती है। पितृसत्तात्मक समाज की ये विशेषता होती है कि वहाँ पर संतानों का जो नामकरण है वो पिता के नाम के साथ होता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक पुरुष की सत्ता स्थापित हो जाती है और ये आगे चल के विस्तारित रूप लेते हुए हमें राज्य के रूप में दिखाई देती है। इसी के उलट सिद्धांत यही है, लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों का ये मानना था कि प्रारंभ में क्योंकि विवाह नाम की संस्था स्थापित नहीं थी, तो किसी भी व्यक्ति के पिता का पता कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता था। तो ऐसी स्थिति में जो वंशावली है वो माता के नाम से चलती थी। तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत में यही अंतर है कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो पहचान है वो उसके माता से होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति की माता को पहचानना आसान है बजाय पिता के। तो आरंभिक जो समाज थे वो मातृसत्तात्मक थे और मातृसत्तात्मक समाजों ने ही कालांतर में विस्तारित रूप ग्रहण करते हुए राज्य के रूप में वो विकसित हुए। इस तरह से ये मातृसत्तात्मक सिद्धांत यह मानकर चलता है। अगला जो सिद्धांत है वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। और सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है ये हमें महाभारत के शांति पर्व में और आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। ये काफ़ी पुराना या राजनीतिक दर्शन की तरह ही पुराना है। इसमें महाभारत की शांति पर्व की अगर बात की जाए तो यह वर्णन हमें देखने को मिलता है कि पहले जब राज्य नहीं था उसके स्थान पर अराजकता थी। तो ऐसी स्थिति में तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया तथा मनु को अपना शासक स्वीकार किया। आचार्य कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इसी मत को अपनाया कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा को सुरक्षा का आश्वासन और वचन दिया। तो इस तरह से ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ये हमें प्राचीनतम साहित्य में भी देखने को मिलता है। बात करें यूनान की, तो यूनान में जो सोफिस्ट वर्ग था उनका भी ये मानना था कि राज्य जो है एक कृत्रिम संस्था है और समझौते का परिणाम है। ये ईश्वरीय उत्पत्ति नहीं है, कहीं ना कहीं मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए इस यंत्र का निर्माण किया है। यह कृत्रिम है, यह प्राकृतिक नहीं है और ये एक समझौते का परिणाम है। ऐसा सोफिस्ट वर्ग जो था यूनान में, जो शिक्षक वर्ग था, उसका मानना था। इपिक्यूरियन जो विचारधारा है
वो भी इस बात को मानकर चलती है कि राज्य जो है एक कृत्रिम और समझौते पर आधारित संस्था है। रोमन विचारकों की बात करें तो वो भी ये मानते थे कि जनता जो है राज सत्ता का अंतिम स्रोत है। मध्य युग की जब बात करते हैं तो मध्य युग में भी मैनगोल्ड और थॉमस एक्विनास जैसे जो विचारक हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है और प्रतिपादन किया है कि राज्य जो है वो सामाजिक समझौते का परिणाम है, न कि किसी ईश्वर की संरचना। अब आगे चल के जब 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में यह सिद्धांत अधिक लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इससे पहले जो दैवीय सिद्धांत था जिसको कि निरंकुश राजाओं ने अपने शासन की रक्षा करने के लिए प्रयोग में लाया था, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ने लगा था। और 16वीं 17वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है, तर्क प्रधान विचारधाराओं की उत्पत्ति होती है, प्रश्न पूछे जाने की शुरुआत होती है, हर घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने की शुरुआत होती है, तो उन परिस्थितियों में जो है यह सामाजिक समझौते का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। सबसे पहले अगर बात की जाए तो रिचार्ड, यहाँ रिचार्ज लिख दिया गया है, रिचार्ड है, इसको आप रिचार्ड समझे। रिचार्ड हुकर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में इस समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की थी, और उसके बाद में ग्रोशियस और स्पोंजा ने भी इसका पोषण किया, इसका समर्थन किया। किंतु इस सिद्धांत का जो संबंध है, इस या दूसरे शब्दों में कहें तो इसका जो विधिवत प्रतिपादन है वो हॉब्स लॉक और रूसो के द्वारा ही किया गया था, और इन्हीं विचारकों को जो है संविदावादी विचारक या सामाजिक समझौते के विचारक के रूप में हम जानते समझते थे, और उनको अपने राजनीति विज्ञान में हम अध्ययन में लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ राज्य की उत्पत्ति से संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांत थे उनका हमने जायजा लिया। आगे की वीडियो व्याख्यान में हम मुख्य रूप से हॉब्स लॉक रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत का परिचय प्राप्त करेंगे, उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद चर्चा करेंगे ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत की, जो कि आज के समय में सबसे अधिक तर्कपूर्ण माना जाता है और बहुसंख्यक विचारकों के द्वारा उसको स्वीकार भी किया जाता है। तो उस बारे में भी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा, और इस संदर्भ में यदि आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।